आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका कुछ भ्रम जो है, कुछ कन्फ्यूजन जो है, उसको दूर कर सकें और कुछ स्पष्ट जानकारी हो सके। तो संविधान तो आप पढ़ते ही हैं, जानते हैं कि संविधान से देश की व्यवस्था उसी से चलती है और किसी भी देश में उसके ऊपर कोई कानून नहीं होता है। मतलब देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वो संविधान होता है। भारत में भी भारत का संविधान है, लेकिन एक भाग है जो शुरुआती भाग है, जिसको अंग्रेजी में प्रियम्बल कहा गया है। इसको कुछ लोग प्रस्तावना बोलते हैं। जब आप संविधान का मूल पाठ को देखेंगे या जो अधिकृत पाठ्य का जो सामग्री है, जैसे एनसीईआरटी का जो आप किताब देखेंगे, उसमें हिंदी में उद्देशिका शब्द लिखा हुआ है, प्रस्तावना नहीं लिखा हुआ है। या जो मूल संविधान का भी जो आप चीज़ देखेंगे, प्रियम्बल के लिए उद्देशिका दिया हुआ है। लोग प्रस्तावना लिखते हैं, मतलब कि वे लोग जो हैं प्रस्तावना को चालू भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए हिंदी में उद्देशिका शब्द है। दोनों में बहुत अंतर है। तो आज हम सिर्फ उद्देशिका के कुछ कंसेप्ट को बताना चाहेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन उसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। थोड़ा सा ही बताएंगे, फिर आगे बताएंगे। तो उद्देशिका का क्या अर्थ होता है जो प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना को आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, एक परिचय कह सकते हैं, लेकिन ये परिचय नहीं है कि इसमें इतने भाग हैं, इसको इन्होंने लिखा है, इसमें ये चीज़ है, ये सब चीज़ नहीं है। इसका जो शब्द है उद्देशिका है, मतलब ये संविधान किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, यह महत्वपूर्ण है। मतलब जो है कि कहीं संविधान में किसी अनुच्छेद में किसी बात में अस्पष्टता रहती है, संदिग्धता की स्थिति रहती है, तो आप उसकी व्याख्या में उद्देशिका के भावों को शब्दों के प्रकाश में आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उद्देशिका का ये मतलब है। उद्देशिका का एक मतलब ये भी है कि ये किन उद्देश्यों के लिए संविधान बना हुआ है, मतलब व्यवस्था की एक ढांचा को भी ये व्यक्त करता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी, आधारभूत जो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, आधारभूत जो संरचना है, ढांचा है, इसको भी व्यक्त करता है। मतलब संशोधन करने वाली सरकार, या सरकार आप नहीं कहें, संशोधन करने वाली विधायिका, पार्लियामेंट किस हद तक संशोधित कर सकती है। तो ये उद्देशिका जो है एक सीमा निर्धारित करता है कि ये हमारा मूलभूत ढांचा है, इसको आप नहीं बिगड़ने दें। इसी में जो है कुछ आकांक्षा शब्द है। तो आज हम ज़्यादा लंबा नहीं करके दो चार शब्दों को आप समझें। पहला शब्द जो है संविधान में जो शुरू होता है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द है, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, वी द पर्सन ऑफ इंडिया नहीं है। तो कोई अंतर होगा कि सिटीजन नागरिक में, पर्सन व्यक्ति में, और पीपुल लोग में कोई अंतर है? क्या अंतर है? तो लोग जो शब्द है, पीपुल जो है, एक बहुत बड़ा शब्द है, और सिटीजन में कुछ लोग छूट जाते हैं। सिटीजन नागरिक उसको कहते हैं जिनको वोट देने का अधिकार है। तो उसमें उम्र की भी बंदिश है, मानसिक रूप से सही होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। और वैसे लोग जिनको नागरिकता नहीं मिली है, भारत में रह रहे हैं, वो लोग भी शामिल हैं। तो आप समझ गए कि नागरिक से कुछ बृहत्तर शब्द दिया गया है। सभी नागरिक जो है लोग में शामिल है, लेकिन सभी लोग नागरिक में शामिल नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति दो तरह का होता है। एक नेचुरल व्यक्ति जो हम लोग हैं, उसी को लोग कहा गया है। लेकिन व्यक्ति आर्टिफिशियल भी होता है, जैसे इंस्टीट्यूशन के रूप में कंपनी है, कोई संस्था है, तो वो भी पर्सन है। अधिनियम के अनुसार, एक्ट के अनुसार वो भी पर्सन है, लेकिन उनको जो है संप्रभुता जो भारत की जो शामिल है, हम भारत के लोग इस संविधान को
एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और उसको अंगीकृत करते हैं, मतलब टू गिव टू आवर सेल्व्स। तो ये जो अर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और अधिनियमित करते हैं, हम भारत के लोग संविधान को ये करते हैं। तो हम भारत का लोग जो है, इसमें भारत की संप्रभुता निहित है। तो लोग में नहीं है, आप समझ गए, व्यक्ति का अंतर समझ गए, नागरिक का अंतर समझ गए, अब लोग को आप समझ गए। तो संविधान का जो शुरुआती शब्द है, अब एक अलग बात है कि उद्देशिका को हम संविधान का भाग समझें या नहीं समझें, इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालयों का समय समय पर जो निर्णय हुआ है वो एक अलग विषय है, उसको हम अलग रूप में देंगे। तो हम भारत के लोग जो इसको करते हैं, तो ये बताता है कि ये जो संविधान का स्रोत जो है, इस सत्ता का जो स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, भारत में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, लोगों में निहित है, हम लोगों में निहित है। इस बात को आप समझिए। अब देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ 1947 में। 1947 के पहले भारत एक देश था, 47 के बाद भी भारत एक देश है। 47 के पहले भारत राज्य नहीं था, स्टेट नहीं था। हम प्रोविंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और ये कर्नाटक वाली हम राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। जो राजनीतिक शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य का कंसेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं। 47 से पहले भारत राज्य नहीं था। इसी संप्रभुता के कारण 47 के बाद भारत एक राज्य बना। अब इसके साथ एक शब्द और जोड़ दें, राष्ट्र शब्द जो लोग बोल देते हैं, तो राष्ट्र एक अलग कंसेप्ट है। मैं तीनों को स्पष्ट करूंगा कि देश क्या है, राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र 47 के पहले जो है राष्ट्र बनना शुरू हुआ और अभी भी बनने की प्रक्रिया में भारत चल रहा है। तो इसको हम अलग से समझेंगे। तो आप समझे, देश तो समझ गए। देश में क्या है भाई? भौगोलिक क्षेत्र है, आबादी है, सरकार है और सांस्कृतिक रूप से हम अपने को एक समझते हैं। भारत देश के हम लोग समझते हैं, तो देश है। राज्य क्या हुआ? राज्य में जो है भौगोलिक क्षेत्र है, आबादी है, सरकार है, संप्रभुता है। तो पहले देश का तीनों एलिमेंट 47 से पहले था, संप्रभुता नहीं था। ये 47 के बाद जुड़ा है, इसीलिए भारत एक राज्य हो गया 47 के बाद। अब जो है राष्ट्र, जो है राष्ट्र का परिभाषा एक व्यापक परिभाषा है। ऐसे AR देसाई समाजशास्त्री थे, बॉम्बे विश्वविद्यालय के, अक्षय लाल रमन लाल देसाई, तो वो अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन का एक भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठभूमि, उनकी किताब का नाम है, उसमें EH कार, एडवर्ड हैलेट कार की राष्ट्र की परिभाषा को देते हैं। वो काफ़ी लंबा परिभाषा है, वर्णनात्मक परिभाषा है। जोसेफ स्टालिन का परिभाषा जो राष्ट्र का है बड़ा सटीक और बड़ा छोटा है। ऐतिहासिक एकापन को राष्ट्र कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से एक साथ रहने को, हिस्टोरिकल वननेस, इतिहास में हम एक साथ रहने के कारण जो अपने आप में एक महसूस कर रहे हैं, इसी को राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र की भावना जो है 18वीं शताब्दी में प्रफुल्लित हुआ और अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और राष्ट्र बनने की अवधारणा मजबूत होते जा रही है। तो आप इस बात को समझ गए। यदि और स्पष्ट करना है तो आपको हम इजराइल का कंसेप्ट समझा सकते हैं। इजराइल 48 में एक राज्य बना, एक देश बना, लेकिन राष्ट्र उसके पहले था। विश्व भर में फैले हुए थे और सब अपने आप को एक राष्ट्र मानते थे, लेकिन उनको भौगोलिक क्षेत्र नहीं था। 48 में उनको भौगोलिक क्षेत्र मिला है, तो वहाँ आबादी भी बसी, सरकार भी बनी और वो चूंकि संप्रभु हो गया, तो 48 के बाद वो देश भी बन गया, वो राज्य भी बन गया और राष्ट्र पहले था, राष्ट्र अभी भी है। तो आप ये तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो संप्रभुता को आप समझ गए। अब जो शब्द है कि हम भारत के लोगों की आकांक्षा क्या है, कैसा भारत बनाना चाहते हैं, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 शब्द सीक्वेंस में हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र।
अब इन पांचों शब्द को समझा करके हम अपना वीडियो आज समाप्त करेंगे। अब देखिए, संप्रभु, संप्रभु सोवरेन मतलब होता है, जो राज्य के संदर्भ में समझाए, तो अब संदर्भ में है कि हम किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं हैं। हमारा जो संप्रभुता है किसी बाहरी लोगों में नहीं था, जो 47 से पहले महारानी में था निहित, इंग्लैंड के शासक में निहित था, वो अब नहीं है। और आंतरिक में भी संप्रभुता किसी व्यक्ति में, किसी संस्था में नहीं है, लोगों में निहित है। संप्रभुता जो है संसद उपयोग करती है, लेकिन वो लोगों के माध्यम से करती है। तो संप्रभुता कहाँ है? भारत के लोगों में है, किसी भारत के संस्था में नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई यहाँ राजा नहीं, कोई संस्था नहीं। तो आप सोवरेनिटी को समझ गए, संप्रभुता को समझ गए, जो यहाँ पर स्पष्ट है। दूसरा शब्द है समाजवाद, सोशलिस्ट। अब इस शब्द को मैंने पाया है कि सभी अपने अपने ढंग से डिफाइन करते हैं, तो आप अपने अपने ढंग से इसको 10 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। जो मैं मूल शब्द है, क्यों बना, कैसे बना, तब आपको जो है, आप जो भी व्याख्या कोई करता है, तो उसी मात्रा में, उसी एक्सट्रीम को जब आप समझ जाएंगे, बेसिक को, तो आप इसको भी समझने लगेंगे। तो समाजवाद शब्द क्यों आया, ये हालांकि बाद में आया है, लेकिन समाजवादी कैरेक्टर था पहले से, स्पष्ट रूप में संविधान में उद्देशिका में इसलिए डाल दिया गया कि विश्व को ये रिफ्लेक्ट हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसी व्यवस्था चाह रहे हैं। तो पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ शब्द है। आप एक को समझेंगे तो दोनों को आपको समझना होगा। पूंजीवाद कोई धन, कोई संपत्ति जब उत्पादक हो जाता है, प्रोडक्शन जब देने लगता है, लाभ जब देने लगता है, उसको पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। आप समझ गए, धन, वेल्थ समझ गए और कैपिटल समझ गए। तो लाभ के लिए, प्रोडक्टिव होना माने लाभ देना, तो लाभ, धन से लाभ देने के लिए जो व्यवस्था बनती है उसको पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। उसके जो जब शुरू में आया था तो श्रमिकों का बहुत शोषण होने लगा, लोगों का भी है जो ध्यान नहीं दिया जाने लगा। तो समाजवाद का विचार जो है कार्ल मार्क्स ने दिया, इसलिए इसको जो है उन्हीं के नाम पर बहुत सा मार्क्सवाद भी कहता है। तो समाजवाद, उसके प्रतिक्रिया में शब्द आया कि नहीं, व्यक्ति उसमें प्रमुख था, व्यक्ति का धन था, नहीं समाज प्रमुख है, तो समाजवाद आया। तो समाजवाद को समझना है तो आप ऐसे समझें कि जो व्यवस्था में उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय, एक्सचेंज, अदला बदली, और उपभोग, कंजम्पशन के साधनों और शक्तियों पर जब समाज का नियंत्रण हो, समाजवाद कहते हैं। अब समाज तो स्वयं शासन में आता नहीं है, वो सरकार के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो इन साधनों पर जब सरकार का नियंत्रण हो, उसी का अधिकार हो, तो उस व्यवस्था को समाजवाद कहते हैं। और लगे हुए आप समझ लें साम्यवाद क्या होता है। चूंकि विश्व में जितनी मार्क्स के विचारों पर आधारित पार्टियां थी, बदलते स्वरूप में वह मार्क्सवादी हुआ, लेनिनवादी हुआ, माओवादी हुआ, मूल बात मार्क्स के सिद्धांत में था। और अपने सांस्कृतिक भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुसार, सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो चेंज हुआ, तो वही मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी या और वादी में बदलता चला गया। तो साम्यवादी जो पार्टियां थी, ये समाजवादी शासकों में पार्टियां थी, और इनका लक्ष्य था कि हमारे समाज में साम्यवाद स्थापित करना है। दरअसल साम्यवाद कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, कम्युनिज्म कहीं स्थापित नहीं हो सका। और अब तो समाजवादी व्यवस्था, ये सब भी नए दौर में, ऐतिहासिक शक्तियों के दौर में अपना मौलिक स्वरूप बहुत कुछ बदल दिया है। तो साम्यवाद वैसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार व्यवस्था को देता है,
लेकिन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्था से पाता है। एक लाइन में समझें कि एक मजदूर जो है 10,000 का योगदान व्यवस्था को देता है और इसकी आवश्यकता यदि 1,00,000 रुपये महीने की है तो वह व्यवस्था से 1,00,000 रुपये पाएगा खर्च करने के लिए। ये व्यवस्था कहीं आ नहीं सकी। अब आप इतना समझ गए। भारत में समाजवाद शब्द को डालने की क्यों जरूरत पड़ी? जब भारत आजाद हुआ शताब्दियों के शोषण के बाद, तो इसको विकास का आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना था। तो पूंजीवादी व्यवस्था में अब इसके आधार में क्या है? बड़े बड़े मशीन का कारखाना बनाना है, क्या कहता है, लोहा का कारखाना चाहिए, विद्युत उत्पादन के लिए हमको संयंत्र चाहिए, प्लांट चाहिए। तो पूंजीवादी व्यवस्था में चूंकि लाभ प्रमुख है, तो वो लोग वहीं निवेश ज़्यादा करते हैं जहां शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा कमाई होता है। तो आधारभूत संरचना में समय भी ज़्यादा लगता है, धन भी ज़्यादा लगता है और रिटर्न भी बड़ा धीमी गति से आता है। तो पूंजीवादी जो देश थे, उनके पूंजीवादी लोग ही समर्थन कर सकते थे, सरकार के पास तो कुछ था ही नहीं। तो दूसरी जो उस समय विश्व जो बटा हुआ था, तो सोवियत रूस, पोलैंड, आपको पूर्वी जर्मनी, चीन, ये सब जो है बाद में, चीन तो खैर 2 साल बाद में आया, लेकिन आया, तो इन लोगों की जो व्यवस्था थी, तो यहाँ समाजवादी व्यवस्था थी, सभी सरकार के नियंत्रण के अधीन था और इनके लिए प्रमुख समाज था, लाभ नहीं था। इसीलिए ये नए उभरते देशों को समर्थन देने के लिए आगे आए। लेकिन इनके साथ ये दिक्कत थी कि ये जो है टाटा बिरला, उस समय के जो पूंजीवादी लोग थे, उनसे एग्रीमेंट नहीं कर सकता था क्योंकि समाजवादी व्यवस्था थी। तो यहाँ इसीलिए सरकारी उपक्रम का व्यवस्था किया गया। HEC रांची में फैक्ट्री का फैक्ट्री उसको कहा जाता है बनाया गया, सेल हुआ, भेल हुआ और भी बहुत सी कंपनियां जो हैं इस क्षेत्र में बनाई गई, ताकि उन समाजवादी देशों की जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे सरकार एग्रीमेंट करके आधारभूत संरचना की नींव डाली जा सके। भारत में ये काम शुरू हो गया था, लेकिन जब व्यवस्था किया ही गया तो इसको संविधान में बाद में 42वें संशोधन में डाल दिया गया कि भाई मेरा भी यही उद्देश्य है। तो इसके लिए समाजवाद, तो आप समझ गए, संप्रभुता समझ गए, समाजवाद समझ गए। अब आप सेकुलरिज्म को समझिए। सेकुलर के लिए शब्द संविधान में हिंदी में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द है। इसीलिए आप धर्म शब्द का जो है वो मूल अधिकार के भाग में है, लेकिन यहाँ उद्देशिका जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिस उद्देश्य के लिए ये निहित है, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द है कि हमें पंथों से कोई आपत्ति नहीं है, पंथों को ना हम समर्थन देंगे, न उस आधार पर हम किसी से मुंह मोड़ेंगे। पंथ का काम जो है वो अपना अपना करे, सरकार उससे निरपेक्ष रहेगी, उसके सापेक्ष नहीं रहेगी, न मतलब सकारात्मक भाव रखेगी न नकारात्मक भाव रखेगी। तो पंथ जो है एक अलग तरह का शब्द है जो इसके साथ चलता जा रहा है, और इस पर आपको फिर जो है वो मूल अधिकार के भाग में कभी बात करेंगे तो उसको और डिटेल में करेंगे। इसके बाद 2 शब्द है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इन दोनों शब्दों में अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। डेमोक्रेसी का हिंदी शब्द जो है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाता है। जैसे डेमोक्रेसी ब्रिटेन में प्रजातंत्र कहलाता है, लेकिन भारत में यह लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, और ब्रिटेन में वह शब्द प्रजा का तंत्र हो जाता है। भारत में भी कुछ लोग अंग्रेजों के नकल में डेमोक्रेसी के लिए प्रजातंत्र बोलते हैं। मैंने तो संघ लोक सेवा आयोग के निबंध के जो टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है उसमें भी मैंने प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग देखा है। ये असावधान लोगों को पता नहीं है कि भारत में प्रजातंत्र है ही नहीं। आप कहेंगे कि भाई जब दोनों एक चीज है, शब्दों के अपनी संरचना होती है, शब्दों का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। अब आप हमें बताएं कि आप यदि भारत में प्रजातंत्र हैं तो आप किसकी प्रजा हैं? कौन यहाँ राजा है?
जिसके प्रजा आप हैं। ये ब्रिटेन में है कि राज्याध्यक्ष जो है राजा रानी है और बाकी वहां के नागरिक उसकी प्रजा है, तो वहां प्रजातंत्र है। आप अंग्रेजी में डेमोक्रेसी वहां कह सकते हैं। भारत के संविधान में लोकतंत्र शब्द लिखा हुआ है, और यदि आप प्रजातंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप गैर संवैधानिक शब्द का प्रयोग करते हैं, और यह आपकी अज्ञानता को झलकाता है। यदि आप सजग व्यक्ति हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं, तो शब्दों की जानकारी रखिए। हमको उन लोगों से बहस नहीं है कि दोनों का मतलब एक ही होता है। उनको नहीं पता है कि संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म भाषा का क्या होता है। तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, वह व्यवस्था लिंकन का बहुत बढ़िया है, वह व्यवस्था जो जनता के लिए, जनता के द्वारा है। आप इसको जानते हैं, इसलिए इसको हम डिटेल में नहीं कहेंगे। तो ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, बिहार इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। यहाँ जो है लोकतंत्र है और वहाँ जो है प्रजातंत्र है। वहाँ का जो सरकार का जो प्रमुख है प्रधानमंत्री, यहाँ भी है वहाँ भी है। तो ये व्यवस्था का द्योतक है डेमोक्रेटिक। बात समझ गए। अब रिपब्लिक समझिए। रिपब्लिक का हिंदी शब्द है गणतंत्र, और ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वो राजतंत्र है, वो रिपब्लिक नहीं है। इंडिया रिपब्लिक है, अमेरिका रिपब्लिक है, लेकिन जापान और ब्रिटेन जो है रिपब्लिक नहीं है। वहाँ का जो राज्याध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो वंशानुगत है। भारत का जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट होते हैं, जिसको हिंदी में राज्याध्यक्ष कहेंगे, यहाँ निर्वाचित होते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक अलग बात है। तो भारत का जो राज्याध्यक्ष है निर्वाचित है, इसलिए यह लोक गणतंत्र है। और जापान और ब्रिटेन का जो है राज्याध्यक्ष जो है वंशानुगत होता है, इसलिए वह गणतंत्र नहीं है। तो आज मैं इतना ही शब्दों को समझाना चाह रहा हूं। इसके बाद जो है, जो उद्देश्य है जस्टिस। अब न्याय जो है, नेचुरल न्याय क्या होता है और लीगल जस्टिस क्या होता है, वैधानिक न्याय क्या होता है, हम बाद में समझेंगे। स्वतंत्रता, लिबर्टी, अब फ्रीडम शब्द है आगे में, यहाँ लिबर्टी है, तो आपको लिबर्टी और फ्रीडम में भी डिफरेंस करना चाहिए। चूंकि उद्देशिका में लिबर्टी शब्द दिया गया है और मूल अधिकार में फ्रीडम शब्द दिया गया है अंग्रेजी में। आपको यहाँ भी समझना होगा लिबर्टी शब्द और फ्रीडम में एक। उसके बाद जो है इक्वलिटी शब्द है। इक्वलिटी को अक्सरहा लोग समानता पढ़ते हैं, जबकि संविधान के पाठ में देखेंगे उसके लिए शब्द समता है। समानता इक्विटी के लिए है, तो यहाँ पर इक्वलिटी भी है और इक्विटी भी है, जिसको हम बाद में समझेंगे। और फैटर्निटी के साथ साथ वहाँ पर एक इंटीग्रिटी शब्द है, और इसी इंटीग्रिटी के अभाव के कारण भारत की आज जो भी दशा है, दुर्दशा है, उसी इंटीग्रिटी के साथ है। इसको भी स्पष्ट करेंगे, और बाद में हम ये भी बताएंगे कि नवंबर में संविधान पास हुआ तो जनवरी तक क्यों रुका हुआ था। तो आज धन्यवाद।